हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। आईआईटी जैम एग्ज़ाम अच्छे से सुना होगा ना। एक एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि ग्रेजुएशन के बच्चे इस पेपर को फाइट करने का सपना रखते हैं, जिनको भी एमएससी करनी है, राइट। एमएससी आईआईटी से करने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके थ्रू हम आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। हम अपने चैनल पे सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्रीवियस 5 ईयर आईआईटी जैम के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे वन बाय वन इन डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आईआईटी जैम से जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम अलग से डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सीरीज़, जिसमें हम सॉल्व करेंगे आईआईटी जैम 2023 का क्वेश्चन पेपर। और उसमें से भी आए हुए आपके पहले 10 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले 10 क्वेश्चन होते हैं हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 1 मार्क हमारा कवर करता है। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जो कि देखो यहाँ मेंशन भी है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। 10 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क ईच। ठीक है, पहला क्वेश्चन वो भी हमारा किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी किसका, कार्बोहाइड्रेट का। नेचुरल प्रोडक्ट में आता है ना हमारा कार्बोहाइड्रेट, उससे है ये क्वेश्चन। भाई 2023 के क्वेश्चन पेपर में जो हमारी ऑर्गेनिक थी, एक अच्छे खासे लेवल की पूछी गई थी, नेट गेट के लेवल की ऑर्गेनिक पूछी गई थी। तो किसी भी रीज़न से हम इसको स्किप नहीं कर सकते। अपने सब्जेक्ट को और बेटर बनाओ, इन्हेंस करो। कैरोथर्स, क्लेडन, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दिए गए थे इनसे। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, द स्ट्रक्चर ऑफ क्यू इन द फॉलोइंग रिएक्शंस की। हमें क्यू जो है कंपाउंड, उसकी स्ट्रक्चर बतानी है, राइट। सो देखो, क्यू क्या कहता है, एम एक कंपाउंड दिया है हमें जो कि एक इनेंशो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। मेंशन है यहाँ पे क्या है, ये एक इनेंशो प्योर कंपाउंड है। ठीक है, इनेंशो प्योर का मतलब क्या होता है, इनेंशोमर होते हैं हमारे दो, या तो डी फॉर्म या फिर एल फॉर्म, जिसको हम डीएल पेयर भी बोलते हैं। डीएल पेयर बोल लो या फिर रेशमिक मिक्सचर बोल लो। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर दे दी जो इनेंशो प्योर है, जिसकी रिएक्शन हमने कराई है किससे, फिनाइल हाइड्राजीन से कराई है, और वो हमें कंपाउंड दे रहा है एन। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन से जब हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन कराते हैं तो ये एक हमारी फेमस रिएक्शन होती है, कौन सी, ओसाजोन फॉर्मेशन। फेमस रिएक्शन है ये, जिसमें हमें फिनाइल हाइड्रोजन के चाहिए होते हैं 3 मॉलिक्यूल। एक्सेस में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली ओसाजोन फॉर्मेशन करेगा। तो कंपाउंड हमें इनेंशो प्योर दिया है। देखो, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 कार्बन शुगर है। टॉप पे हमारा एल्डिहाइड है। एक ट्रिक होती है, देखो वो बताती हूँ मैं आपको। टॉप पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, बॉटम में हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है, राइट। जब ऐसे स्ट्रक्चर हो तो सेकेंड लास्ट कार्बन जो होता है हमारा, 5 कार्बन शुगर है, मतलब ये हमारा फोर्थ कार्बन हमारा लास्ट, सेकेंड लास्ट हुआ। सेकेंड लास्ट कार्बन में अगर हमारा जो ये ओ एच ग्रुप है, अगर ओ एच राइट साइड में होगा तो हमारे होती है डी फॉर्म, और अगर यही ओ एच हमारा लेफ्ट साइड में होता तो ये होती है हमारी एल फॉर्म। इरेंशियोमरली प्योर कंपाउंड है, जो कि किस फॉर्म में, ये हमारा, ये है हमारा यहाँ पे डी फॉर्म में। एक बार मैं इन सबको साफ कर देती हूँ, हमारे पास जो कंक्लूजन निकला है वो लिख लेते हैं। इनेंशियोमर प्योर कंपाउंड है जो कि हमारे पास डी फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। और फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन कौन सी है, ओसाजोन फॉर्मेशन है, जिसमें हमें फिनाइल हाइड्राजीन के चाहिए होते हैं 3 मॉलिक्यूल। कितने, 3। एक्सेस में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ओसाजोन फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होती है, उसमें हमारे जो हमारा फर्स्ट कार्बन है और सेकंड कार्बन है, ये हमारा होता है रिएक्शन सेंटर। बाकी के 3 कार्बन या जितने भी कार्बन दिए हो, उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं आता, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एम हमारे पास कंपाउंड है जो कि फॉर्मेशन कर रहा है एन ओसाजोन की। और पी भी हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके सेम ओसाजोन एन बना रहा है। तो एम और पी, हमें पी पता लग गया, तो हम देन पी की रिएक्शन कराएंगे H2 निकिल के साथ। निकिल सरफेस पे हाइड्रोजन गैस अगर हम इसको देंगे, मतलब ये क्या है हमारा, रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन।
तो हमारे कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी क्यू, और क्यू ही हमें बताना है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो ये जो कंपाउंड दिया है, ध्यान से देखो, उप टॉप पे एल्डिहाइड ग्रुप है, फर्स्ट पे हमारा OH राइट साइड है, बाकी सब OH लेफ्ट साइड है। एक बार मैं इसके स्ट्रक्चर को बना लेती हूँ, इधर साफ बना लेते हैं अपने पेज पे। पहले हमारे पास फर्स्ट पे है एल्डिहाइड CHO, देन फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, और फिफ्थ है हमारा यहाँ पे CH2OH, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप। यहाँ पे मेरा यहाँ है OH ग्रुप, यहाँ पे मेरा OH ग्रुप यहाँ पे है। एक मिनट भाई, इसको अच्छे से बनाते हैं। यही दिया है हमें M कंपाउंड। जब M की रिएक्शन हम कराएंगे किससे, फिनाइल हाइड्राजीन से, मतलब PH NH NH2, 3 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें हमारे फर्स्ट और सेकंड कार्बन की स्टीरियो में चेंज आता है, बाकी के कार्बन हमारे ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ये लास्ट वाला एज इट इज़, सेकेंड लास्ट वो एज इट इज़ रहेगा, CH2OH H। जो सेकेंड कार्बन है उसको ये पहले कन्वर्ट कर लेगा किसमें, कार्बोनिल कार्बन में, एंड देन कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन है यहाँ से H2O लेके H2O की फॉर्म में बाहर हो जाएगा और बनेगा क्या, ओसाजोन। डायरेक्ट बना देते हैं, यहाँ पे N, H2O बाहर हो जाएगा, देन NH, यहाँ पे मेरा फिनाइल, और ऐसे ही सेम जो हमारा फर्स्ट कार्बन था उस पर ये डबल बॉन्ड O बाहर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे मेरा NH ग्रुप, देन NH, और ये फिनाइल रिंग। ठीक है, ये बन गया मेरा इसका ओसाजोन की फॉर्मेशन हो गई। फर्स्ट में इसने यही बोला था M कंपाउंड की जब हम फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ओसाजोन की फॉर्मेशन होगी। ये रहा ओसाजोन N, ये मेरा कंपाउंड बन गया क्या, N ओसाजोन। ठीक है, देन हमारा P एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमें ओसाजोन सेम देगा, क्या, N ओसाजोन। मतलब देखो P सेम होगा, सेम ओसाजोन देगा, सॉरी N ओसाजोन में हमारे सिर्फ फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के स्टीरियो में चेंज है, बाकी के 3 कार्बन पे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब P जो मेरा कंपाउंड होगा वो लास्ट वाले 3 कार्बन तो एज इट इज रखेगा अपने पास। तो इनको तो हम बना देते हैं। लास्ट वाला कार्बन CH2OH, देन सेकेंड लास्ट कार्बन भी सेम होगा OH H, एंड थर्ड भी हमारा सेम होगा। बच गए पहले 2 कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे तो मजबूरी है हमारा क्या ही होगा, एल्डिहाइड ग्रुप ही होगा। बच गया सेकंड कार्बन। देखो ये मेरा यहाँ पे जो कार्बन है, ये वाला कार्बन सेकंड, तो ये तो है मेरा sp2 कार्बन, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ये क्या है, sp3 कार्बन। sp3 कार्बन पे स्टीरियो होती है, sp2 कार्बन पे स्टीरियो नहीं होती, राइट, डबल बॉन्ड है ना, स्टीरियो से स्टीरियो नहीं होती। तो sp3 पे OH या तो होगा हमारा राइट साइड या OH हो सकता है लेफ्ट साइड भी। तो मतलब अगर मैं सेकेंड कार्बन पे OH राइट साइड कर दूँ, ऐसी स्ट्रक्चर बना दूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा P। ये P कंपाउंड है मेरा, राइट। P और M दोनों फिनाइल हाइड्रोजन के साथ मुझे सेम ओसाजोन देंगे N, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या कहता है, P की रिएक्शन करा देते हैं हम किससे, हाइड्रोजन के साथ ऑन निकेल सरफेस। ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन भी किसका होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप का। एल्डिहाइडिक ग्रुप रिडक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में, CH2OH, और बाकी पूरा कंपाउंड हमारा क्या रहेगा, एज इट इज CH2OH, एक लास्ट कार्बन पे इधर OH ग्रुप, यहाँ पे भी OH ग्रुप, और यहाँ पे भी OH ग्रुप। ठीक है, ये होगा हमारा क्या, Q, जो कि है एक करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन में हमारा रिडक्शन तो इसने करा दिया, बट इसमें सेकंड कार्बन पे स्टीरियो चेंज नहीं की, जबकि हमारे सेकंड कार्बन पे OH हमारा कहाँ आ रहा है, OH आ रहा है हमारा राइट हैंड साइड पे, राइट। तो ये गलत है। बी देखो, बी में रिडक्शन भी हो रहा है और सेकंड कार्बन पे स्टीरियो भी सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या है, करेक्ट आंसर। आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा इसका फर्स्ट
क्वेश्चन जिसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। अगर कोई डाउट है तो इसको रिपीट करके आप रिपीट मोड पे देख सकते हो। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो कि हमसे एक प्रोडक्ट पूछा गया है कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बताओ। हमें कंपाउंड दे दिया और उसकी पहली रिएक्शन देखो। पहली रिएक्शन है CH2I2 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड कॉपर। मतलब ये तो एक फेमस रिएक्शन है ना। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी? साइमन स्मिथ रिएक्शन। फेमस रिएक्शन है ये, साइमन स्मिथ रिएक्शन। देन सेकेंड स्टेप में हमें उसकी रिएक्शन करानी है किससे? लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। ये क्या होता है? ये होता है हमारा बर्च रिडक्शन। एंड थर्ड स्टेप में दे दी हमें उसकी हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में। सो देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है इस पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अच्छे खासे लेवल की दी गई थी। पूरी नेट और गेट लेवल की केमिस्ट्री दी गई थी। इजी क्वेश्चन नहीं थे, ऑर्गेनिक इस बार टफ थी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, रिएक्शंस कराना शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। कंपाउंड बनाते हैं अपने। देखो, स्टार्टिंग में हमें कंपाउंड दिया गया है, बेंजीन रिंग दी है। बेंजीन रिंग की ऊपर यहाँ पे है मेरा डबल बॉन्ड O। यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, राइट। ये कंपाउंड मुझे दिया है। देखो, अगर नॉर्मली भी हम किसी कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं, साइमन स्मिथ रिएक्शन, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ। मेरे को बेसिक दिया है फर्स्ट में, फर्स्ट रिएक्शन करानी है CH2I2 के साथ, राइट, और किसी जिंक कॉपर। ठीक है। जब ये रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ पे मेरा जिंक कार्बोनॉइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आयोडीन, देन मेरा CH2 और जिंक मेटल और ये आयोडीन, एक ऐसा, ये क्या है? जिंक कार्बिनोइड की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? जिंक एक मेटल है। मेटल अपने पास क्या रखता है? पॉजिटिव चार्ज रखना चाहेगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन को देके इस कंपाउंड को अलग कर देगा, टूट जाएगा। देन नेक्स्ट में हमारी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे CH2 नेगेटिव और ZnI बाहर निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन को तोड़ के ऐसे बाहर निकल जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना पहले से ही, ये बॉन्ड इधर टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये आयोडीन से एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करता है और हमारे पास फॉर्मेशन होती है एक ऐसे कार्बीन की, CH2, और ये दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेंटर। ये क्या है? मेरी कार्बीन की फॉर्मेशन हो गई, राइट। कार्बीन की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करता है? कार्बीन, जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं किसी भी डबल बॉन्ड पे, जैसे मान लो मैं कार्बीन की इसकी रिएक्शन करा दूं डबल बॉन्ड, मतलब इथिलीन के साथ ही करा दिया, CH2 के साथ, तो ये कर लेगी मेरी 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन डबल बॉन्ड के साथ। ओके। सो यहाँ पे भी यही होगा। फर्स्ट स्टेप में जो मेरा पहला रिएक्शन दिया हुआ है, कार्बीन की फॉर्मेशन कर लेगा ये, CH2 कार्बीन बन गई। यहाँ पे मुझे ये डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। इस डबल बॉन्ड के साथ ये रिएक्शन करके क्या करेगा? इसको रिंग में कन्वर्ट कर देगा ना। CH2, यहाँ पे ये मेरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पहले से था और यहाँ पे ये मेरी ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। फर्स्ट स्टेप हो गया, पहली रिएक्शन हमने इसकी करा ली, ये कंपाउंड बन गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होगा। देखो, नेक्स्ट स्टेप में जो मेरा ये कंपाउंड बना है, एक बार मैं इसको अच्छे से बना लेती हूँ इधर। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन के बाद मेरा कन्वर्जन हुआ है, साइमन स्मिथ रिएक्शन हुई है फर्स्ट में, और यहाँ पे मेरी रिंग की फॉर्मेशन हो गई और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट थे। एक मिनट भाई, मिथाइल ग्रुप को अच्छे से बनाते हैं, नहीं तो ये एक तरीके से हमें खुद को कंफ्यूजन में डाल देगा, डबल बॉन्ड दिखेगा। ये ऐसे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इस सेंटर पे, राइट। दो मिथाइल ग्रुप बना लिए हमने, ये हमारे कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसकी रिएक्शन करानी है किससे? लिथियम
इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया NH3। ये क्या होता है? एक बर्च रिडक्शन होता है। लिथियम हमारे पास मेटल है, अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल अपने पास पॉजिटिव चार्ज रखेगी और एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करने की कैपेसिटी रखती है, राइट। इन्होंने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो हम क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा तो ये इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, राइट। होमोलिटिक क्लीवेज अच्छे से कराते हैं। देखो ये ऑक्सीजन अपने पास ले लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर। एक मिनट भाई, देखो होमोलिटिक क्लेवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन सेंटर के पास, ठीक है। करा दिया हमने होमोलिटिक क्लेवेज। ये हमारी रिंग थी, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर 3 मेंबर रिंग है। यहाँ पे ये दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ हमारा लग गया यहाँ पे, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए तो नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस कार्बन सेंटर पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब 3 मेंबर्ड रिंग तो हमारी अनस्टेबल होती है। 3 मेंबर्ड रिंग क्या होगी, ब्रेक होगी। यहाँ से इसने भी, इस बॉन्ड का भी क्या हो गया, होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। करा दो। ये मेरा ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मेरे दोनों मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव हुआ तो ये सेंटर अलग हो गया, यहाँ पे मेरा क्या बन गया, CH3, ठीक है। आ गया। ये तो हमारा इसकी ब्रेकेज हो गई। ये क्या है अब, ये एल्कोहलिक ग्रुप है एक तरीके से, और ये क्या है, डबल बॉन्ड। ये है मेरी इनोल फॉर्म, जो कि क्या होती है, इनोल फॉर्म लेस स्टेबल फॉर्म होती है, राइट। इनोल फॉर्म हमारी लेस स्टेबल फॉर्म होती है तो ये क्या करेगी, अपने आप को टॉयटोमेरिज्म शो करेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, टॉयटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉयटोमेरिज्म करने के बाद ऑक्सीजन के पास यहाँ पे अपना वापस डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये मिथाइल ग्रुप तो मेरे वैसे के वैसे हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, इसको अच्छे से ही बना लेते हैं। देखो यही स्ट्रक्चर बनेगी ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड अपने आप को शिफ्ट कर लेगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और यही हमारा इसका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वर्कअप के बाद यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा ना। दैट्स ऑल। ये हमारा इसका क्या है, फाइनल आंसर है। सो क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। देखो हमें ये कंपाउंड दिया हुआ था, इसकी फर्स्ट स्टेप में हमें रिएक्शन करानी थी साइमन स्मिथ रिएक्शन। साइमन स्मिथ रिएक्शन कुछ भी नहीं करता, सिंपली याद रखो, जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये उसको 3 मेंबर साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट कर देगा। वही हुआ, इसने यहाँ पे इसको 3 मेंबर साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट करवा दिया। देन हमारा सेकंड स्टेप है बर्च रिडक्शन। लिथियम एक मेटल है जो कि एक इलेक्ट्रॉन देगी, वो क्या है, हमारी 3 मेंबर्ड रिंग को ओपन कराने के काम आएगी, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग एक स्ट्रेस सिस्टम होता है। तो सिंपली हमने रिएक्शन करा दिया, 3 मेंबर्ड रिंग ओपन हो गई, और नेक्स्ट स्टेप में वर्कअप और टॉयटोमेरिज्म के बाद हमारा बन गया क्या, फाइनल प्रोडक्ट। सो आंसर चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, पहला ही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ये था हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन। सो ये है हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक बारी क्या कहता है। ये भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ एडिशन ऑफ वन हेक्साइल रेडिकल टू द गिवन मॉलिक्यूल फॉलोज द ऑर्डर। 3 कंपाउंड दिए हैं हमें, P, Q एंड R। हमसे पूछा है अगर हम इसमें एडिशन कराएं 1 हेक्साइल रेडिकल का तो उसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, राइट। मतलब बेसिकली मुझे क्या दिया गया है, कोई भी एक रेडिकल जिसका मुझे एडिशन कराना है। देखो बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड तो सारे कंपाउंड्स में प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, उसके साथ ग्रुप प्रेजेंट है R, या फिर R हमने एक हेक्साइल ग्रुप ले लिया तो कुछ भी ले लो, M या फिर G ग्रुप हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसकी हमें रिएक्शन करानी है, रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, सॉरी,
यहाँ पे मेरा जी ग्रुप है, और किस में रेडिकल का एडिशन फास्ट होगा, किस में स्लो होगा, हमें ये बताना है। तो देखो, जो हमारा जी ग्रुप है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। दो तरीके के ग्रुप हो सकते हैं हमारे। ठीक है, अब मुझे रेडिकल ऐड करना है। रेडिकल मतलब जिसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी है, तो सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। मतलब जो हमारा डबल बॉन्ड ग्रुप जी है, उसके पास हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। रेट किस में फास्ट होगा, रेट हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो पहले इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, और रेडिकल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, वो ऐड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। सो देखते हैं हम अपना ऑप्शन फर्स्ट कंपाउंड। देखो हम इसको एक बार फिर से बना लेते हैं साफ साफ। फर्स्ट कंपाउंड जो हमारा दिया है इसने डबल बॉन्ड, और उसके ऊपर ग्रुप लगा है CO2Me, मतलब C डबल बॉन्ड OMe, राइट। ये क्या है, ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर सकता है। ये क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सेकंड देखो, सेकंड में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैसे, ये प्लस आर रेजोनेंस या फिर प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन देने वाले ग्रुप के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं ना। रिलीजिंग ग्रुप जो होंगे वो प्लस आर हो या प्लस एच होंगे, जो विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो माइनस शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक ये एक ये, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम इसी को देंगे, इसमें रेट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आर के पास दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बच गया पी एंड क्यू। अब देखो क्यू के पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जबकि पी के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो विड्रॉइंग को प्रायोरिटी देंगे हम, वहाँ पे तो रिलीजिंग है, रिलीजिंग तो उसको डिक्रीज करेगा, मतलब क्यू देन आर और देन सबसे लास्ट होगा, सबसे कम होगा पी में। ठीक है, सो ऑप्शन देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आर में सबसे ज़्यादा, क्यू में सबसे कम, ये रहा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। रेडिकल का या कार्बोकटाइन का एडिशन की बात जहाँ आ जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा इनमें, वो इसकी रेट, सॉरी, रेडिकल और कार्बेनायन में अगर एडिशन कराना हो, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो रेट को इन्हेंस करेगा, बढ़ा देगा, जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके रेट को कम करेगा। थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। भाई ये भी क्या है, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, इसमें भी हमसे मेजर प्रोडक्ट ही पूछा गया है। देखो, बेंजीन रिंग दे दी, बेंजीन रिंग के ऊपर इसने इस बार इसमें कंपाउंड में स्टीरियो दे दी, स्टीरियो दे दी, और रिएक्शन कराई है किससे, NaI से। NaI सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड क्या कराता है हमारा, ये इलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा, और वो भी कैसा, E2 इलिमिनेशन। यहाँ पे ही क्या है, देखो इस सेंटर पे भी हाइड्रोजन, सॉरी हेलोजन है, इस हाइड्रोजन इस सेंटर पे भी हेलोजन है, फर्स्ट सेंटर पे भी सेकंड सेंटर पे भी। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डाई डी हेलोजिनेशन। डाई डी हेलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब दोनों सेंटर से ही हेलोजन का रिमूवल होगा। अल्कीन सेंटर है दोनों, दोनों से ही क्या होगा, हेलोजन्स का रिमूवल होगा। सो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, हम प्रोसीड करते हैं आगे। कंपाउंड को अच्छे से बना लेते हैं, पहले थोड़ा बड़ा सा। हमारे पास बेंजीन रिंग दी है, इस सेंटर पे हमारा Br है अपसाइड, और यहाँ पे डाउनवर्ड साइड डॉटेड लाइन पे है मेरा हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे डॉटेड लाइन पे, सॉरी ये तो भाई, एक मिनट, कुछ ऐसा कंपाउंड आपको दिया है जिसकी रिएक्शन हमें करानी है सोडियम आयोडाइड से, और यह ये क्या होता है, डाई डी हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है।
E2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। और जिसमें एलिमिनेशन की खासियत होती है क्या, हमारे दोनों हैलोजन है वो एंटी एलिमिनेशन होगी। मतलब एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या है, अगर एक सॉलिड लाइन पे है तो दूसरा डैश लाइन से एलिमिनेट होगी। या फिर जैसे अगर हम इसको साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ करें, साइक्लोहेक्सेन हमारा एक्चुअली कैसा होता है, बोट कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होती है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमारी इसकी बनती है बोट। अप साइड बी आर है, अप साइड बी आर इस कार्बन सेंटर पे है ना, बी आर डाउनवर्ड साइड हाइड्रोजन। देन सेकेंड कार्बन सेंटर पे अप साइड भी बी आर है, डाउन साइड भी बी आर है, बी आर बी आर। अब देखो ये अप साइड, देन इधर आओ ये डाउन साइड, ये दोनों क्या है एक दूसरे से एंटी है, ये अप ये डाउन। तो इन दोनों का क्या होएगा, इलिमिनेशन हो जाएगा, बी आर टू निकल जाएगा, ये बी आर टू निकलेंगे। देन यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही क्या होगा हमारा इसका प्रोडक्ट होगा। देखो NaI के साथ दोनों हैलोजन हमारे निकल जाएंगे और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमारे पास रह जाएगी, बी आर और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। अगर हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बेंजीन रिंग, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, राइट। और यहाँ पे मेरा बी आर बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। जहाँ नहीं दिखाते वहाँ हाइड्रोजन तो मतलब प्रेजेंट होता ही है। ये हमारा इसका होगा फाइनल आंसर। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देखो सिंपल हमें ये स्ट्रक्चर गिवन है, इसकी रिएक्शन हमें करानी थी सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, जो कि हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है। E2 एलिमिनेशन मतलब एंटी एलिमिनेशन होगा। एंटी एलिमिनेशन हमने करा दिया, चेयर कन्फर्मेशन भी बना के देख ली और ये हमारा इसका क्या है करेक्ट आंसर। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ हाँ खासियत क्या थी, यहाँ पे दो ब्रोमीन पे आपके स्टार मार्क था। एक तो ये अप साइड पे स्टार था और एक ये डाउनवर्ड साइड वाली पे स्टार था। इस पे स्टार था अप साइड और ये डाउन वाली पे स्टार था। ये दोनों ही हमारे बाहर निकल गई, दोनों बाहर निकल गई तो हमारी नॉर्मल स्टार का मतलब क्या होता है, आइसोटॉपिक फॉर्म में दिया हुआ है आपको ब्रोमीन। दोनों यहाँ पे आइसोटॉपिक ब्रोमीन का एलिमिनेशन होगा, सिंपल वाला ब्रोमीन हमारा बचेगा। मतलब देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दैट्स ऑल। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, द डायग्राम दैट बेस्ट डिस्क्राइब वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर विद टेम्परेचर। चलो ऑर्गेनिक तो फिलहाल के लिए ख़त्म हुई, 4 क्वेश्चन हो गए ऑर्गेनिक के। ये है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जो कि किससे है, विस्कोसिटी से है। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर विद टेम्परेचर। देखो विस्कोसिटी क्या होती है, अगर हिंदी में बोलूँ तो गाढ़ापन, या फिर इंग्लिश में बोले तो विस्कोसिटी। और डेफिनेशन क्या होती है इसकी विस्कोसिटी की, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड। मतलब जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा लिक्विड उतना कम बहेगा, उतनी ही उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी यहाँ पे ठीक है लिक्विड के केस में पूछी गई है हमसे, जितना ज़्यादा हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन बढ़ेगा। जैसे तवे पर पॉपकॉर्न डालते हैं, जब हम पॉपकॉर्न को गर्म करते हैं तो वो भागती है ना इधर उधर, तो वही बात होती है। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी में क्या होते हैं, बबल्स की फॉर्मेशन होती है, वो नीचे से ऊपर की तरफ आने लगते हैं उठ उठ के, देखा है कभी पानी को बॉईल होते हुए। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन बढ़ेगी। देखो एज टेम्परेचर इंक्रीज वाइब्रेशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं समझ लेना, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, साथ में बोल तो रही हूँ समझ में तो आता ही है भाई, वाइब्रेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन बढ़ गया, मतलब वाइब्रेशन बढ़ गया तो एक दूसरे से दूर दूर होने लग गए। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स
मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लग गए ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को बांधे रख पाने का फोर्स क्या होएगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, राइट, घटेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। देखो, मैं किसी चीज़ को बांध पा रही हूँ, उसको पकड़े रख पा रही हूँ, तो उसको बहने नहीं दूंगी, पकड़ के रखूंगी। अगर मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस चीज़ पर से कम हो गया तो क्या होगा, फ्लो ज़्यादा करेगा। फ्लो ज़्यादा करेगा मतलब जो मेरी विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी का सिंबल होता है नीटा, फ्लो ज़्यादा करेगा मतलब विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कम होगा। विस्कोसिटी होती है क्या हमारी, रिस्ट्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, घटेगा। ठीक है, तो और ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। मतलब ग्राफ देखो, पहले में डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, सही है। इसमें क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, ये आंसर नहीं होगा। इसमें इंक्रीज हो रहा है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देन फोर्थ ऑप्शन, डिक्रीज हो रहा है बट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये एक लीनियर कर्व है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ओके, जैसे यहाँ पे इसने लिक्विड का पूछा, जरूरी थोड़ी है हमसे अगली बार भी लिक्विड का ही पूछे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में ये हमसे गैसेस का पूछ ले। देखो ध्यान रखना, विस्कोसिटी लिक्विड्स की डिक्रीज करेगी विद टेम्परेचर इंक्रीज, लिक्विड के केस में। बट अगर हम बात करें गैसेस की, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज होगी एज टेम्परेचर इंक्रीज। क्यों, क्योंकि देखो गैसेस क्या होती है, गैसेस फ्लो स्लगिशली, स्लगिशली मतलब धीरे धीरे, बिकॉज उनमें क्या होता है, मोमेंट ज़्यादा होता है पार्टिकल्स का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स मोमेंट ज़्यादा करेंगे, मतलब कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ने की वजह से उनके अंदर जो विस्कोसिटी है वो बढ़ेगी। जबकि लिक्विड है, गैसेस तो स्लगिश फ्लो देती हैं, मतलब धीरे धीरे, और लिक्विड जो है इजीली फ्लो करते हैं, क्योंकि उनके बीच के कोहेसिव फोर्सेस होते हैं। कोहेसिव फोर्स कौन से होते हैं, लंदन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल या वंडरवॉल फोर्सेस लिक्विड में ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे फोर्सेस, यहाँ फोर्सेस वीक होते हैं। ठीक है, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, कोलिजन बढ़ जाता है, इसलिए विस्कोसिटी बढ़ती है। इनके अंदर क्या होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल दूर दूर जाने की वजह से डिक्रीज हो जाता है, इसलिए उनकी विस्कोसिटी घट जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये थे हमारा पांचवा क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कहता है, द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी की हमसे एसआई यूनिट पूछी गई है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगेन फिजिकल का क्वेश्चन है, तो पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा एम से। लैम्डा एम क्या होता है हमारा, लैम्डा एम इक्वल्स टू कापा, मतलब कंडक्टिविटी, इनटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। एम स्टैंड्स फॉर, एंड एम स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी, मोलैरिटी। ठीक है, ये होता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, कापा कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी। तो इसके लिए अब हमें पता होना चाहिए कापा क्या होता है हमारा। कापा यानी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होती है वो हमारा रेसिप्रोकल होती है किसकी, रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस होता है हमारा R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो मतलब रेजिस्टेंस, एल मतलब लेंथ, ए मतलब एरिया। यहाँ से हम रजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। रो क्या होगा हमारा, रो इक्वल्स टू R ए बाई एल। यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट होती है मेरी ओम। ठीक है, एरिया मतलब मीटर स्क्वेयर या फिर सेंटीमीटर स्क्वेयर, डिवाइडेड बाय लेंथ मीटर। मतलब आर की यूनिट, यहाँ से मेरे रेजिस्टेंस की यूनिट मेरी आ गई, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी, रो, रो की मेरी यूनिट आएगी यहाँ से, एक मिनट भाई, रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई यहाँ से मेरी ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट ये आ गई, तो कंडक्टिविटी क्या है, इसका इन्वर्स
कंडक्टिविटी की यूनिट मेरी आ जाएगी, इसका इन्वर्स मतलब ओम इन्वर्स, मीटर इन्वर्स, या फिर इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम, साइमन मीटर इन्वर्स। ये डिवाइड में नहीं है भाई, ये इसका दूसरा नाम है, ओम इन्वर्स को हम साइमन भी कह सकते हैं। तो अब हम लैम्डा एम की यूनिट निकाल सकते हैं। लैम्डा एम की यूनिट हो जाएगी कंडक्टिविटी की यूनिट मतलब साइमन मीटर इन्वर्स। 1000 तो एक डिजिट है, ठीक है। बच गया क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। अब लीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो लीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, 1 लीटर इक्वल्स टू मीटर क्यूब होता है। तो साइमन मीटर इनवर्स यहाँ पे डिवाइड बाई मोल, और लीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होएगा, मीटर क्यूब। अब इसको कैलकुलेट कर लो पूरे को, यूनिट आ जाएगी क्या, साइमन, और ये मीटर इनवर्स, और ये सॉरी पर मीटर है ना, ऊपर जाके क्या बचेगा, ये मीटर स्क्वेयर और साथ में मोल इनवर्स। साइमन मीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स हमारी क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी, साइमन मीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। तो आंसर एक बार चेक करते हैं हम अपना। देखो, अगर आपको कंडक्टिविटी की यूनिट डायरेक्ट पता है तो आपको इतना सारा ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ डायरेक्ट रख के इसको निकाल सकते हो। ओके, सो आंसर देखते हैं। ये सारा मैंने इसलिए कराया ताकि आपको इसमें से किसी भी यूनिट या कोई भी फॉर्मूला पूछ ले तो दिक्कत ना हो। सो आंसर देखते हैं। ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गया है। मूव करते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है ये, देखते हैं एक बारी। द सिस्टम दैट लोवेस्ट जीरो पॉइंट एनर्जी व्हेन इट कन्फाइंड टू वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल। ये भी क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वांटम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, इसने क्या दिया है, हमसे लोवेस्ट जीरो पॉइंट एनर्जी पूछी है, वो भी वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल के लिए। एनर्जी पहले तो फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, एनर्जी ऑफ 1D बॉक्स, फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 8 ml स्क्वेयर। ये हमारा इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। ये क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है। एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 8 ml स्क्वेयर। हमें इसने लेंथ फिक्स दे दी है, साथ में एन भी इसने फिक्स दे दिया क्योंकि जीरो पॉइंट एनर्जी बोला है। 1D बॉक्स के लिए ध्यान रखना, जीरो पॉइंट एनर्जी में हम एन की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, एन की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होती है। जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट क्या होता है, एन इक्वल्स टू 1 होता है, ना कि 0, ठीक है। एच कॉन्स्टेंट है, ये भी फिक्स है। यहाँ पे वेरिएशन किसका हो रहा है, देखो ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, प्रोटॉन, ये हमें ऑप्शन दिए हैं, मतलब क्या है, हमारा मास में वेरी हो रहा है, मास वेरी कर रहा है हमारा। तो बाकी सबको हम कांस्टेंट है तो हम ये लिख सकते हैं, हमारा 1D बॉक्स की एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मास के, ठीक है। जैसे जैसे हमारा मास इंक्रीज होगा, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और हमसे यही पूछा है ना, लोवेस्ट जीरो पॉइंट एनर्जी किसकी होगी, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी। अब देखो, हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, साथ में इसके पास प्रोटॉन भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन से तो इसका मास ज़्यादा हो गया हाइड्रोजन का। देन हीलियम, हीलियम तो दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन कंटेन करता है, तो हीलियम का मास इससे भी ज़्यादा हो गया। प्रोटॉन का मास, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसका मास ज़्यादा होता है, किसका मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑलमोस्ट सिमिलर मास के होते हैं। देखो, हमसे पूछा है लोवेस्ट जीरो पॉइंट एनर्जी, तो जिसका मास सबसे ज़्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम। तो यहाँ पे हीलियम क्या है, हीलियम का मास सबसे ज़्यादा है, तो हीलियम की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जितना ज़्यादा मास उतनी ही कम उसकी क्या होगी, जीरो पॉइंट एनर्जी। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। एंड ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्या कहता है। द मेटल आयन प्रेजेंट इन ह्यूमन कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ये अब एक तरीके से
इनऑर्गेनिक या फिर बोलिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। मेटल इन ह्यूमन कार्बोनिक अनहाइड्रेस। ठीक है, कार्बोनिक अनहाइड्रेस क्या होता है? जो कि एक्सचेंज करता है CO2 एंड कार्बोनिक एसिड को। अगली बार ये हो सकता है इसका काम पूछ ले। कार्बोनिक अनहाइड्रेस क्या करता है? CO2 एंड कार्बोनिक एसिड को एक्सचेंज करता है, जिसकी स्ट्रक्चर हमारी कुछ ऐसी होती है। सेंटर में होता है जिंक मेटल और उसके साथ 4 बाइंडिंग साइट होती है, जिसके ऊपर हिस्टिडीन प्रोटीन होता है। HIS का मतलब क्या है? हिस्टिडीन प्रोटीन हमारा इसके ऊपर प्रेजेंट होता है और एक पे प्रेजेंट होता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल। और जो जिंक है वो हमारा जिंक सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। सो पहला ऑप्शन दिया है आयरन नहीं होता, कॉपर नहीं होता, देन सेकंड सी। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिंक 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा प्रेजेंट होता है। इजी क्वेश्चन था, क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी सॉल्व करने का नहीं था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्या कहता है। द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर दैट हैज SOS बॉन्ड इज। मतलब एक परऑक्साइड बॉन्ड, सॉरी परऑक्साइड का मतलब तो होता है ऑक्सीजन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। यहाँ पे इसने पूछा है SOS बॉन्ड कौन से एसिड में प्रेजेंट है। ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, डाईथायोनस एसिड एंड डायोथाइनिक एसिड। खेल गया भाई ये आपके साथ। पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने फॉर्मूले नहीं दिए, इसने इनके क्या दिए, कॉमन नेम दे दिए हैं। इससे आपको इसके अगर फॉर्मूले पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो पहला इसने क्या दिया है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पे उसका फॉर्मूला होगा H2S2O7। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पायरोसल्फ्यूरस एसिड। पायरोसल्फ्यूरस का मतलब क्या है? H2S2O5। नेक्स्ट डाईथायोनस एसिड मतलब H2S2O4। और लास्ट डाईथायोनिक एसिड, थायोनिक मतलब H2S2O6। देखो ये ध्यान रखना, दो ही चीज़ें होती हैं हमारे पास, रिक और अस। इक जिससे आई आया ना, मतलब इसमें हमारा कंपाउंड होगा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। अस का मतलब होता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। रिक मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, रस मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही थायोनस, अस मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा सल्फर, और थायोनिक मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की हाई होगी। अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला आपको याद रखना है। मान लो इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया तो हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के, कौन सा डाईथायोनिक होगा कौन सा डाईथायोनस होगा। ठीक है, सो हमें इसमें बताना है SOS बॉन्ड किस में प्रेजेंट है। तो अभी हमें इनकी एक रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होगी। देखो इन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको बेसिक सिमेट्री लेके चलनी पड़ेगी। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, इजीली बनता चला जाएगा कंपाउंड। जैसे मेरा ये है H2S2O7। पहले तो मैं मिडल वाले मतलब सल्फर, सल्फर। अब 2 हाइड्रोजन है और 7 ऑक्सीजन बचे हैं। 2 हाइड्रोजन को मैं ऐसे लगा देती हूँ, एक OH, देन इस पे भी एक OH। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी है आपको। तो 7 ऑक्सीजन में से 2 हो गए यूज, 5 बच गए। एक सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, वैलेंस शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इसने बना लिया। देन 2 और 3, ऐसे ही इसके 2 और 3, एक और, फिर 4 और 5, देन ऐसे ही 4 और 5। अब इस सल्फर के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इस सल्फर के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है। और साथ में हमारे यहाँ देखो 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, इस पे 6 ऑक्सीजन यूज हो चुके, एक ऑक्सीजन बचा है। तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपनी ऑक्टेट को पूरा करेगा। ऐसे ये इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड दोनों के साथ बना लेगा। आंसर तो हमारा आ गया, SOS बॉन्ड प्रेजेंट है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्या? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पर एक बार हम बाकियों की भी स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे ही सिमेट्रिकल वे में बनाएंगे। सल्फर सल्फर, एक सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6,
ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सल्फर पे। 2 हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर दूँ एक ऐसे ही, ये एक OH, ऐसे ही यहाँ पे भी एक OH हो गया। अब क्या बच गया, हाइड्रोजन यूज हो गए, सल्फर यूज हो गए, 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, 3 ऑक्सीजन अभी भी इसके पास बचे हैं। ठीक है, 3 ऑक्सीजन बचे हैं तो कैसे लगाओगे इसको, यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब क्या बच गया, सॉरी भाई, इसका फॉर्मूले में 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, 5 नहीं होते हैं। ठीक है, 6 ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे फिर एक डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन भाई इधर था, मैं इसको बना देती हूँ डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन हमने यूज़ कर लिया है उसी के साथ। ठीक है, तो एक ये बच गया इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इन दोनों को आपस में ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं बचा। इसकी एक अच्छी सी स्ट्रक्चर बनाते हैं साफ सुथरी। देखो कैसी बनेगी, ये सल्फर एक दूसरे के साथ बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी ऐसे ही डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और ये एक OH प्रेजेंट है, देन यहाँ पे एक OH, ये ऐसी स्ट्रक्चर रखेगा। सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे SOS बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो, डाईथायोनस सल्फ्यूरस एसिड, ऐसे ही सल्फर सल्फर, देन 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक OH, एक OH। अब क्या बच गया, अब सिर्फ 2 ऑक्सीजन बचे हैं इसके पास, तो ये 2 ऑक्सीजन ऐसे लग गए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। एक सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल बैलेंस 1 2 3 यूज हो गए, 3 यूज हो गए तो चौथा इसने ऐसे सल्फर के बीच में बॉन्ड बना लिया, पांचवा छठा एज ए लॉन पेयर प्रेजेंट हो गया, ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। ऐसे ही हम ये डाइथायनिक की बना लेंगे, डाइथायनिक की कैसे, सल्फर सल्फर, ऐसे ही 2 OH, 2 OH। अब क्या बच गए, 4 ऑक्सीजन बच गए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, देन एक और डबल बॉन्ड O, एक और डबल बॉन्ड O। टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 इसने यूज़ कर लिए, तो छठा ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, इसमें भी SOS बॉन्ड नहीं होता। तो इसका हमारा घुमा फिरा के देखो आंसर तो पहले ही आ गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी के क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, an alkaline NaOH solution of a compound produce a yellow colored solution on addition with NaBO3, मतलब सोडियम परबोरेट कंपाउंड को हम ऐड कर रहे हैं। तो क्या पूछा इसने, अल्कलाइन सॉल्यूशन दिया है हमें, कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है येलो कलर, तो वो कंपाउंड कौन सा होगा जो कि येलो कलर की फॉर्मेशन कर रहा है, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा ये तो। देखो कंपाउंड क्या दिया है हमें, मैंगनीज ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड सॉरी, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड। तो जो हमारा क्रोमियम, सॉरी ये जी लग रहा है, एक मिनट में, देखो क्या है, क्रोमियम OH थ्राइस, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, वो हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, NaBO3 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में ही मिलके हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, H2O2 की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जब ये क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं, ये होता है कैसा, क्रिम्सन कलर का, कैसा होता है ये, क्रिम्सन कलर का होता है। और ये रिएक्शन करके किसके साथ, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये बना लेता है ऑक्साइड, CrO4 2 नेगेटिव, जो कि हमारा होता है कैसा, येलो कलर का। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एटलीस्ट हमारे एफर्ट्स को तो लाइक करना। पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करवाया जाएगा। थैंक यू।